चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म गंगोत्री जीएस एकेडमी में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से हम लोग ज्योग्राफी का MCQ कर रहे हैं जेटेट के लिए और BPSC 4.0 टीचर के लिए, ठीक है। तो जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नया से नया वीडियो आपको मिल सके, नया से नया सेशन का लाभ आप ले सकें। तो पुनः आपसे यही गुजारिश होगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो NCERT बेस्ड ही MCQ आपका हम करवा रहे हैं। तो आज पुनः हम लोग हाजिर हैं नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट पेयर डज स्पेशियल एंड टेम्पोरल एनालिसिस। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट पेयर्स डज स्पेशियल एंड टेम्पोरल एनालिसिस। निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है। ये हम आपको पिछले क्लास में ही जब समझा रहे थे तो उस समय बता चुके हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है जो स्थानिक वर्णन करता है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है जो टेम्पोरल यानी कालिक अध्ययन करता है, कालिक वर्णन करता है, विश्लेषण करता है। आपके पास यहाँ पे विकल्प है ज्योग्राफी एंड फिलॉसफी, भूगोल तथा दर्शन शास्त्र, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी, भूगोल तथा मानव शास्त्र, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, भूगोल तथा समाज शास्त्र, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इतिहास तथा भूगोल। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा स्थानिक और कालिक विश्लेषण करता है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है डी, ठीक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री जो है वो टेम्पोरल स्टडी करता है, टेम्पोरल एनालिसिस करता है, जबकि ज्योग्राफी जो है स्पेशियल एनालिसिस करता है। ठीक है, और ज्योग्राफी के बारे में ये भी बोलते हैं कि ज्योग्राफी जो है टेम्पोरल और स्पेशियल है ना, कालिक तथा स्थानिक दोनों ही विश्लेषण करता है। तो यहाँ पे विकल्प सही क्या होगा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, क्योंकि हिस्ट्री कालिक अध्ययन करता है, ठीक है, कालिक विश्लेषण करता है, और ज्योग्राफी जो है स्पेशियल यानी स्थान का विश्लेषण करता है। लेकिन यहाँ पर यदि सिर्फ भूगोल रहता, सिर्फ एक सब्जेक्ट रहता, यहाँ पे तो पेयर दिया हुआ है, सिर्फ एक सब्जेक्ट रहता तो पर भी ठीक है भूगोल ही होता, क्योंकि भूगोल में हम लोग टेम्पोरल और स्पेशियल दोनों ही एनालिसिस करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका डी। चलिए अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से वातावरण में कौन से दो तत्वों को समावेश होता है। तो आपको बताना है कि जो वातावरण है उसमें किन दो तत्वों का समावेश होता है। आपके पास विकल्प है, देख लीजिएगा, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, भौतिक तथा जैविक, बायोलॉजिकल एंड नेचुरल, जैविक तथा प्राकृतिक, नेचुरल एंड फिजिकल, प्राकृतिक तथा भौतिक, और नेचुरल एंड कल्चर, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंट। निम्न में से वातावरण में कौन से दो तत्व का समावेश होता है। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक तथा भौतिक। ठीक है, सही विकल्प क्या होगा, सी, नेचुरल एंड फिजिकल, प्राकृतिक और भौतिक। तो सही आंसर इसका सी है। वातावरण में कौन से दो तत्वों का समावेश होता है, तो प्राकृतिक और भौतिक तत्व, नेचुरल एंड फिजिकल तत्व प्रकृति में वातावरण में समाहित होता है। जब आप इन्वायरमेंट पढ़े होंगे तो इन्वायरमेंट में आप लोग पढ़े होंगे कि जो चारों तरफ आपका वातावरण है उसी को
पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण में जैविक तथा अजैविक है ना, भौतिक तथा प्राकृतिक दोनों ही तत्वों का समावेश मिलता है। तो इसका सही आंसर नेचुरल एंड फिजिकल होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट रिलेटेड टू जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट रिलेटेड टू जियो इन्फॉर्मेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है। पिछले क्लास में हम लोग भू सूचना के बारे में पढ़े थे, है ना। क्वेश्चन के ही माध्यम से हम आपको पहले भी बताए कि कम पढ़ना है, सटीक पढ़ना है और रिवीजन ज़्यादा करना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवाइज करना। तो रिवाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न के माध्यम से आप कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है उस प्रश्नों को आप हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रश्नों को हल करने से एक तो आपका सिलेबस ध्यान में रहेगा आपके दिमाग में, दूसरा होता है कि किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है उस परिवेश में आप अपने आप को ढाल लेते हैं, उससे क्या होता है अनुकूलन आपका होता है। तो याद रखिएगा पिछले क्लास में जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आपको बताए थे और उसी को ध्यान में रखते हुए सवाल बनाया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है। आपके पास विकल्प है। ठीक है, ऑप्शन है स्टैटिकल टेक्निक्स सांख्यिकी तकनीक, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम वैश्विक सूचना तंत्र, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक सूचना तंत्र, रिमोट सेंसिंग दूर संवेदन। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रक्रम जो है भू सूचना से संबंधित नहीं है, कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा जब आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स बता रहे थे उसमें बताए थे कि रिमोट सेंसिंग इसमें आता है, रिमोट सेंसिंग याद रखिएगा, रिमोट सेंसिंग आता है, जीपीएस आता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जीआईएस आता है। ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये तीनों आप देख लीजिए, रिमोट सेंसिंग यहाँ है, भौगोलिक सूचना तंत्र है, फिर आपका वैश्विक सूचना तंत्र भी है। इसको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में डाला गया है। तो सही आंसर होगा स्टैटिक्स टेक्निक सिस्टम। ठीक है, तो सही आंसर ए है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक सिस्टम्स। ठीक है, सांख्यिकी तकनीक। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक इसका सही आंसर होगा। तो कौन सा जियो इन्फॉर्मेटिक्स में शामिल नहीं होता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में याद रखिएगा रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस को शामिल किया जाता है, जबकि स्टैटिक्स को, सांख्यिकी को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स रोट द बुक कॉस्मोस। आपको बताना है कि निम्न विद्वानों में से कॉस्मोस पुस्तक की रचना किसने की। और आशा करते हैं और ऐसा विश्वास है मेरा कि इस सवाल का आंसर आप सभी दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही हम आपको ये सब बता चुके हैं। और ऐसा सवाल यदि एग्जाम में आ जाए तो आप उसको कभी भी मिस करके नहीं आइएगा, वरना जो है अंदर से ही अंदर आपको घुटन होगा, अंदर से अंदर कि क्या हम कर दिए, बहुत बड़ा गलती कर दिए, ऐसा अपने आप को कोसिएगा। तो याद रखिएगा रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करिए। उससे क्या होगा कि आपका सिलेबस का दायरा पता रहेगा। इसके अलावे क्या है कि कहाँ तक आपको स्टडी करना है, कि कैसा सवाल बन सकता है और कहाँ तक हम अपने क्षेत्र का विस्तार करें, हम अपने स्टडी का विस्तार करें, ताकि सारे सिलेबस में कवर हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसने कॉस्मोस की रचना की है, आपके पास विकल्प है कॉपरनिकस, स्ट्रैबो, हम्बोल्ट और हार्टशोन। तो सही आंसर होगा हम्बोल्ट। सही आंसर क्या है, हम्बोल्ट है। हम्बोल्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, हम्बोल्ट जो है वो क्रमबद्ध भूगोल का विकास किया है। हम्बोल्ट के द्वारा क्रमबद्ध भूगोल को विकसित किया गया है। इसके अलावे इनकी जो रचना है वो कास्मोस है, हम्बोल्ट की रचना कास्मोस है। इसके अलावे आइसोथर्म भी याद रखिएगा, आइसोथर्म समताप रेखा की खोज भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, हम्बोल्ट महोदय के द्वारा। इन्हीं के द्वारा एक ठंडी जलधारा, पेरू नामक जलधारा का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, पेरू जलधारा,
पेरू जलधारा याद रखिएगा, ठंडी जलधारा पेरू के पास बहती है और इन्हीं के सम्मान में इसका नाम जो है हम्बोल्ट जलधारा भी रखा गया है। तो याद रखिएगा, हम्बोल्ट के योगदान से कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो कॉस्मोस की रचना हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, हम्बोल्ट के द्वारा कॉस्मोस की रचना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछता है स्ट्रैबो से क्या सवाल पूछेगा कि ये कहाँ के विद्वान है। ठीक है, तो याद रखिएगा रोमन कभी कभी पूछ दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से रोमन विद्वान है या रोम से संबंध रखते हैं, तो स्ट्रैबो जो है रोमन है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है कई एग्जाम में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल, पांचवा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फीचर्स। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है। आपके पास विकल्प है रोड, सड़कें, प्लेन्स, मैदान, रिवर्स, नदियां, माउंटेन्स, पर्वत। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है प्राकृतिक भौतिक लक्षण नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है प्राकृतिक या भौतिक लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है सड़कें। ठीक है, सड़कें ये भौतिक लक्षण नहीं है, ये सांस्कृतिक बोल सकते हैं या मानवीय लक्षण बोल सकते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक बोल सकते हैं या मानवीय लक्षण बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्लेन्स भी प्राकृतिक है, रिवर्स भी प्राकृतिक है, माउंटेन्स यानी पर्वत भी प्राकृतिक है, जबकि सड़कें जो है मानवीयकृत हो सकता है या सांस्कृतिक आप इसको बोल सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, रोड होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। छठा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोग से दोस्तों कि हु प्रेजेंटेड दिस डेफिनेशन दैट द एम ऑफ ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द वर्ल्ड ऑफ मैन। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है कि व्याख्या किस विद्वान ने की है। तो आपको बताना है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का, ठीक है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। इसकी परिभाषा किसने प्रस्तुत की। आपके पास विकल्प हैं, आपके पास विकल्प हैं एफ.जे. मॉन्कहाउस, फेयरग्रीव, हार्टसोन एंड विडाल डिला ब्लास। तो आपको बताना है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो इसमें सही आंसर होगा, इसका सही विकल्प होगा विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्होंने संभववाद नामक विचारधारा को विकसित किया है। ठीक है, और विडाल डिला ब्लास कहाँ के विद्वान हैं, तो याद रखिएगा फ्रांस के विद्वान हैं और फ्रांसीसी विद्वान हैं। और ये जो है संभववाद के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और इनके द्वारा संभववाद क्या है, तो संभववाद मानव और पर्यावरण के बीच भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल जो है मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है और इन संबंधों की व्याख्या के लिए कई संकल्पना, कई विचार, कई पद्धतियां विकसित की गई है। इन्हीं पद्धतियों में से 3 पद्धति या 3 संकल्पना सबसे महत्वपूर्ण है। डिटर्मिनिज्म निश्चयवाद बोलते हैं, दूसरा है आपका पॉसिबिलिज्म संभववाद, तीसरा है नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो नियतिवाद यह बताता है कि प्रकृति सुप्रीम है। ठीक है, और मानव जो है मोम का एक पुतला है। ठीक है, और समस्त मानवीय गतिविधियां प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती है, नियतिवाद बोलता है। इसके बाद आता है संभववाद। संभववाद नियतिवाद के विरोध में पैदा हुआ है। ठीक है, संभववाद नियतिवाद के विरोध में पैदा हुआ है और यह बताता है कि प्रकृति जो है एक सलाहकार के रूप में काम करती है, पूरी तरह से मानव को नियंत्रित नहीं कर सकती है। हाँ, इतना है कि प्रकृति मानव के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती है, बाधा उत्पन्न कर सकती है, परंतु मानव अपने बुद्धि विवेक से उस परिस्थिति को, उस बाधा को पार कर सकता है। यानी मानव श्रेष्ठ है, मानव जो है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है और मानव अपने पर्यावरण को
अपने पर्यावरण में प्राप्त संसाधनों को अपने आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करता है, उसका उपभोग करता है, ये संभववाद बोलता है। ठीक है, कि मानव श्रेष्ठ है और मानव जो है प्रकृति द्वारा जो अड़चने लगाई जाती है उसको पार कर सकता है अपने बुद्धि विवेक से। और विडाल डिला ब्लास के संभववाद का इतना प्रभाव पड़ा कि याद रखिएगा जितने भी फ्रांसीसी विद्वान हुए लगभग सभी इनके शिष्य हैं। ठीक है, लगभग सभी विडाल डिला ब्लास के ही शिष्य हैं। भूगोल, फ्रांस में भूगोल की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जहां पे विडाल डिला ब्लास का शिष्य न हो, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन, यह परिभाषा विडाल डिला ब्लास के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा तीसरा जो संकल्पना है जिसको नव निश्चयवाद बोलते हैं, नव निश्चयवाद या इसी को वैज्ञानिक निश्चयवाद भी बोला जाता है। इसके अलावा इसी को स्टॉप एंड गो निश्चयवाद भी बोलते हैं। ठीक है, नव निश्चयवाद को ही इसमें बोला गया है कि मानव अपने स्थान पर सही है, प्रकृति भी अपने स्थान पर सही है और मानव और प्रकृति एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, मानव और प्रकृति एक दूसरे का पूरक है, ये टेलर के द्वारा बताया गया था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नव निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो टेलर महोदय के द्वारा विकसित किया गया था। संभववाद किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो विडाल डिला ब्लास के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी कॉल्ड अ फिजिकल फीचर्स, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। चलिए आप लोग को बताना है कि किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। आपके पास विकल्प है बंदरगाह, जल उद्यान, सड़क और पठार। तो सही आंसर क्या होगा, पठार। ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा, अवधारणा यदि आपके दिमाग में है तो आप एग्जाम को पास कर जाइएगा, आप रिजल्ट ले आइएगा। ठीक है, और अभी जो है जेटेट तो ऐसा कर दिया गया है, जेटेट में ऐसा कर दिया गया है, कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है कि जो आप इसमें रखें सेक्शन वाइज जो पास करना है। अभी इसमें जेटेट में क्या किया गया है, सेक्शन वाइज आपको पास करना है। ठीक है, हर सेक्शन में पास होना जरूरी है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, ऑल ओवर ही आप बताइए कि ऑल ओवर में पास होना है। लेकिन अभी क्या किया गया है जेटेट में, आप सभी जानते हैं, जेटेट में बोला गया सेक्शन वाइज जितना भी सेक्शन है सब में आपको पास करना जरूरी है, तभी आपका रिजल्ट आएगा, तभी आप पास कहलाइएगा। लेकिन और सभी में, सीटेट में भी ऐसा नहीं है। तो खैर जो भी है, मानव के पास जो भी अड़चने आती है मानव उसको पार कर लेता है अपने बुद्धि विवेक से। हम भी जो है संभववाद के ही समर्थक रहेंगे, और संभववाद तो छोड़िए नव निश्चयवाद के रहेंगे। भाई मानव अपने जगह पे सही है और प्रकृति अपने जगह पे सही है। तो आपको बताना था यहाँ पे कि कौन सा फिजिकल फीचर्स है, तो इसका सही आंसर होगा प्लेट्यू। ठीक है, सही आंसर क्या है, प्लेट्यू। चलिए अगला सवाल, 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, हाउ वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड मैन इस्टेब्लिश्ड। आपको बताना है कि मानव और प्रकृति है ना, मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए। ठीक है, हाउ वाज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड मैन इस्टेब्लिश्ड, प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए हैं। अभी आप लोग दोस्तों समझ लीजिए कि अभी जो चल रहा है, पिछला क्लास भी था, इस क्लास भी था, ये वाला भी जो क्लास अभी आप कर रहे हैं, ये वाला भी आप सेशन जो कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको टॉपिक वाइज कराया जा रहा है। बीच बीच में हम पूरा मिक्स भी लेके आएंगे। ठीक है, हो सकता है अगला जो सेशन रहे वो पूरा मिक्स क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, हाँ बीच में ये भी चलेगा कि आपका सेक्शन वाइज, जैसे सेक्शन वाइज की यदि अभी बात कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को ध्यान में रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही है और एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज पूरा बेस्ड है। ठीक है, ये टॉपिक वाइज अभी हम लोग चल रहे हैं, बीच में टॉपिक से हट के भी है ना, मतलब टॉपिक वाइज ना होकर के पूरा मिक्स मिला करके भी हम आपको सेशन कराएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें
और बेहतर से बेहतर मेरा प्रयास रहेगा कि आपको सेशन दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए हैं? आपके पास विकल्प है, बाय एडॉप्टेशन अनुकूलन द्वारा, बाय ट्रांसफॉर्मेशन अपरिवर्तन द्वारा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, ए तथा बी दोनों, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रकृति तथा मानव के बीच जो अंतर संबंध है अनुकूलन और अपरिवर्तन के द्वारा स्थापित हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो एडॉप्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिएगा, इसी के द्वारा मानव और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित हुआ है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन। नेचर प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म एंड इट इज अप टू द मैन टू वर्क अपॉन इट। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय विच ज्योग्राफर। तो आपको बताना है कि प्रकृति मंच प्रदान करती है और मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह इस पर कार्य करे। यह शब्द किस भूगोलवेता ने बताया है? तो आपको बताना है कि प्रकृति क्या करती है? मंच प्रदान करती है। ठीक है, प्रकृति मंच प्रदान करती है और मनुष्य पर यह निर्भर करता है, ठीक है, कि वह क्या कार्य करता है। ठीक है, वह किस पर कार्य करता है या इस पर कार्य करता है। ठीक है, मतलब प्रकृति केवल प्लेटफॉर्म देती है, मंच देती है, और यह मानव पर निर्भर करता है कि वह कौन सा रोल लेगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं या आप लोग कहीं ना कहीं पे सुने होंगे कि होल वर्ल्ड इज स्टेज। ठीक है, होल वर्ल्ड इज अ स्टेज। पूरा जो विश्व है, पूरा जो ब्रह्मांड है या पृथ्वी है, वो एक रंगमंच है। हम लोग यहाँ पे किरदार निभाते हैं। वी आर द एक्टर एंड गॉड आर डायरेक्टर। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो गॉड हैं। अभी झारखंड में आप लोग सभी जानते होंगे कठपुतली वाला खेल होता था, है ना। कठपुतली वाला खेल होता, और एक धागे के सहारे जो है उन कठपुतलियों को अलग अलग उसकी भावनाओं को दिखाया जाता है। ठीक है, वो अलग अलग कृतियां करती थी, एक्सप्रेशन देती थी। ये जो खेल दिखाया जाता था अलग अलग जगह पे घूमकर, ये झारखंड में अब लुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, कठपुतली वाला खेल, उसमें यह शिक्षा दिया जाता था, यह मतलब समाज में यह संदेश दिया जाता था कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक धागे के सहारे हम लोग कठपुतली के विभिन्न भावनाओं को दिखाते, विभिन्न एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, उसी प्रकार से मानव भी क्या है, तो नेचर का कठपुतली है। और जिस प्रकार से नेचर चाहता है, जिस प्रकार से व्यक्ति जो है धागा को हिलाता था या धागा से सभी कठपुतली को अलग अलग एक्सप्रेशन देता था, उसी प्रकार से प्रकृति भी जो है एक जुड़ाव है प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, और मानव उन्हीं धागाओं के सहारे जो है कठपुतली का खेला जो है प्रकृति खेल रहा है। तो यहाँ पे वही चीज पूछा जा रहा है कि प्रकृति मंच प्रदान करती है। नेचर प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म एंड इट इज अप टू मैन टू वर्क अपॉन इट। और यह मानव पर है कि वह इस पर कार्य करे। यह किसके द्वारा दिया गया है? यह शब्द किस भूगोलवेता के द्वारा दिया गया है? आपके पास विकल्प है, टालमी, विडाल डिला ब्लास, एडवर्ड एक्करमैन और इस्थोपन। तो सही आंसर होगा विडाल डिला ब्लास। ठीक है, सही आंसर क्या है? विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास के द्वारा यह शब्द दिया गया था। ठीक है, कि प्रकृति मंच प्रदान करती है, मनुष्य पर निर्भर है कि वह इस पर कार्य करे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन। आइए 10 नंबर क्वेश्चन। द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय Eratosthenes. The word geography is created by two words, geo and graphos. जियो का अर्थ और ग्राफोज का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन है, विच मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। द वर्ड ज्योग्राफी हैज बीन डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो आप सभी जानते हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। और भूगोल 2 शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, ज्योग्राफी जो है 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, और दूसरा है ग्राफोज, और ग्राफोज का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो इसमें आपको बताना है ये जो ज्योग्राफी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। ठीक है,
देखिए भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द दो शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपके पास विकल्प है अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन। तो बताइए किस भाषा से लिया गया है? ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही आंसर होगा ग्रीक। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ये कहां से लिया गया है? तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, Geography is concerned with the description and explanation of areal differentiation of the earth's surface. Which scholar gives this statement about geography? भूगोल पृथ्वी की सतह के क्षेत्रीय विभेदन के वर्णन और व्याख्या से संबंधित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्षेत्रीय विभेदन और ठीक है पृथ्वी की सतह का क्षेत्रीय विभेदन के वर्णन और व्याख्या से संबंधित है। भूगोल के बारे में यह कथन किस विद्वान ने दिया है? आपके पास विकल्प है इराटोस्थनीज, रिचर्ड हार्टसोन, अल्फ्रेड हेटनर और W.M. डेविस। तो आपको बताना है क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है, पृथ्वी का क्षेत्रीय विभेदन और उसका व्याख्या करता है, यह जो है किसके द्वारा बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हार्टसोन। सही आंसर होगा रिचर्ड हार्टसोन। रिचर्ड हार्टसोन के द्वारा क्षेत्रीय विभेदन का वर्णन और व्याख्या करना भूगोल का उद्देश्य है, ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? बी हार्टसोन, रिचर्ड हार्टसोन। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, सॉरी 12 नंबर। 12 नंबर, ठीक है। ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फेनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। Which scholar gives this statement about geography? भूगोल पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों में आम तौर पर संबंधित घटनाओं के अंतर का अध्ययन करता है। भूगोल के बारे में यह कथन किस विद्वान ने दिया था? अब थोड़ा सा याद रखिएगा, डेफिनेशन से यदि आपका सवाल पूछा जाता है, ठीक है, डेफिनेशन से यदि आपका सवाल पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और ये गलती होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये किसी का थॉट्स है। थॉट्स आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। पूछा जा रहा है भूगोल पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों में आमतौर पर संबंधित घटनाओं के अंतर का अध्ययन करता है। भूगोल के बारे में यह कथन किस विद्वान ने दिया है? आपके पास विकल्प है इराटोस्थनीज, अल्फ्रेड हेटनर, कार्ल रिटर और रिचर्ड हार्टसोन। तो सही आंसर होगा बी अल्फ्रेड हेटनर। सही आंसर क्या है? बी अल्फ्रेड हेटनर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ फिजिकल फीचर्स? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भौतिक विशेषता नहीं है? आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, और जो लोग भी देख रहे हैं वो कमेंट और लाइक जरूर करें। ठीक है, सेशन को यदि आप देखें तो इसको लाइक कम से कम अवश्य करें। ठीक है, लाइक और कमेंट करें कि ये सेशन आपको कैसा लगता है, क्या इसमें कुछ सुधार की भी आवश्यकता है, तो आपके हिसाब से इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा आप कमेंट करिएगा उसके हिसाब से सेशन को मोल्ड किया जाएगा। ठीक है, उसके डायरेक्शन को चेंज किया जाएगा। याद रखिएगा, डेस्टिनेशन को चेंज नहीं किया जाएगा, डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भौतिक विशेषता नहीं है? आपके पास विकल्प है माउंटेन्स एंड झील, पर्वत और पहाड़ियां, प्लेन्स एंड प्लेट्यू, मैदान और पठार, लेक्स एंड डेजर्ट, झील और रेगिस्तान, विलेज एंड सिटीज। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? डी होगा, विलेज एंड सिटीज। विलेज एंड सिटीज जो है ये आप सांस्कृतिक
विशेषता बोल सकते हैं। भौतिक विशेषता क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, झील, रेगिस्तान, ये सभी जो है भौतिक विशेषता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है? डी है, विलेज एंड सिटीज। विलेज एंड सिटीज। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सांस्कृतिक विशेषता नहीं है। कौन सा सांस्कृतिक विशेषता नहीं है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कल्चरल फीचर्स। कल्चरल में याद रखिएगा, कल्चर क्या होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि व्हाट इज कल्चर। कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, ठीक है। कल्चर मीन्स, संस्कृति मीन्स जीवन जीने की कला या जीवन जीने का रास्ता, जीवन जीने का अपना जो पैटर्न है, अपनी व्यवस्था जो है। और कल्चर जो है एक बहुत बड़ा शब्द है। हम लोग छोटा शब्द यूज करते हैं, लेकिन इसका जो आयाम है बहुत बड़ा है, बड़ा व्यापक आयाम है कल्चर का। कल्चर में सारा कुछ शामिल होता है, आपका रहन सहन, बोल चाल, गाना, ठीक है, पर्व त्योहार, ये सभी जो है कल्चर में समाहित किया जाता है, ठीक है। तो कल्चर एक बहुत व्यापक शब्द है और मानव के द्वारा जितना भी चीजें व्यवस्थित की गई है उसको कल्चरल बोलते हैं, ठीक है। मानव के द्वारा जो बनाया गया है, व्यवस्थित किया गया है, उसको कल्चरल बोल सकते हैं, संस्कृति बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? वैली, घाटी, ठीक है। सड़क, बंदरगाह और बाजार ये तो जो है सांस्कृतिक है, जबकि वैली जो है ये भौतिक है। तो सही आंसर क्या होगा? सी। तो निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक विशेषता नहीं है? वैली, घाटी, ठीक है। घाटी जो है भौतिक विशेषता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंस स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान युग्म पृथ्वी की सतह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। तो पृथ्वी की सतह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कौन सा विज्ञान की शाखा करता है या कौन सा विज्ञान करता है, ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प हैं ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, भूगोल और भूविज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी एंड पेडोलॉजी, भूआकृति विज्ञान और मृदा विज्ञान, हाइड्रोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान। डी है आपका क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान। तो आप बताइए कि कौन सा विज्ञान है जो पृथ्वी के सतह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर होगा ए, जियोग्राफी एंड जियोलॉजी। जियोग्राफी जो है वो पृथ्वी का अध्ययन करता है, पृथ्वी का अध्ययन मानव निवास के रूप में करता है। इसके अलावे पृथ्वी के बाह्य भाग पर स्थित स्थलाकृतियों का अध्ययन भूगोल करता है, जबकि चट्टान वगैरह का अध्ययन, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन जो है जियोलॉजी के अंतर्गत चट्टान वगैरह का अध्ययन किया जाता है। लेकिन पृथ्वी किस प्रकार से बनी है, ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या है, इस पर क्या क्या स्थल रूप पाए जाते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसकी व्याख्या करने के लिए हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगोल में भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जियोग्राफी एंड जियोलॉजी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंसेस स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉइल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान मिट्टी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विज्ञान मिट्टी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। आपके पास विकल्प है जियोलॉजी, भूविज्ञान, पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, नृविज्ञान और जियोग्राफी। तो आप सभी जानते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी, ठीक है। कौन सा विज्ञान मिट्टी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, तो पेडोलॉजी, ठीक है। सही आंसर बी होगा, पेडोलॉजी होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्वेश्चन बना कहाँ से है। आप 11th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, ज्योग्राफी 11th क्लास का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, भूगोल विज्ञान के रूप में या विषय के रूप में, उसी से सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है। आइए, ऑप्शन है आपके पास कौन सा भौतिक विज्ञान नहीं है। वनस्पति विज्ञान, इतिहास, प्राणी विज्ञान और मौसम विज्ञान। ठीक है, बोटनी, हिस्ट्री, जूलॉजी और मेट्रोलॉजी। तो आप बताइए कि कौन सा वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, कौन सा भौतिक विज्ञान नहीं है, नेचुरल साइंस नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है ये सोशल साइंस, हिस्ट्री क्या है, सोशल साइंस है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे एसएसटी के अंतर्गत, है ना, एसएसटी। तो हिस्ट्री जो है एसएसटी है, ये नेचुरल साइंस नहीं है, सामाजिक विज्ञान है। तो सही आंसर हिस्ट्री होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, Which one of the following is a physical and cultural science? Which one of the following is a physical and cultural science? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक और सांस्कृतिक विज्ञान है। चलिए ऑप्शन है आपके पास भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। तो आपको बताना है कौन सा भौतिक और सांस्कृतिक विज्ञान है। भौतिक और सांस्कृतिक विज्ञान है। सही आंसर होगा ज्योग्राफी। सही आंसर होगा ज्योग्राफी। क्यों ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है भौतिक पर्यावरण के साथ साथ, भौतिक वातावरण के साथ साथ मानवीय वातावरण का भी अध्ययन करता है। ठीक है, मानवीय वातावरण, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मानव के द्वारा जो वातावरण का निर्माण किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, जो भी तत्व मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, उसको मानवीय या सांस्कृतिक बोलते हैं। तो याद रखिएगा भौतिक और सांस्कृतिक दोनों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भौतिक विशेषता का भी अध्ययन करते हैं और मानवीय विशेषता का भी अध्ययन करते हैं। तो मानवीय विशेषता यानी सांस्कृतिक। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसका सही आंसर यही होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, वाई द क्रॉपिंग पैटर्न डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। आपको बताना है कि क्षेत्र दर क्षेत्र, प्रदेश दर प्रदेश, यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में फसल पद्धति भिन्न क्यों होती है। आपको बताना है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में फसल भिन्न क्यों होती है। ड्यू टू वेरिएशन इन सॉइल एंड क्लाइमेट्स, मिट्टी और जलवायु में भिन्नता के कारण। डिमांड्स इन द मार्केट, बाजार में मांग। तीसरा है कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स, किसान की निवेश करने की क्षमता और तकनीकी इनपुट। और ऑल ऑफ एबव। तो आपको बताना है कि क्षेत्र दर क्षेत्र जो है फसल पद्धति में भिन्नता क्यों होती है। तो याद रखिएगा मिट्टी में भिन्नता के कारण। ठीक है, मिट्टी में भिन्नता के कारण, जलवायु में भिन्नता के कारण। इसके अलावे जैसा मांग होता है उसी के हिसाब से किसान फसल लगाते हैं। ठीक है, जिसका मांग ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा उससे मुद्रा की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, उसका वैल्यू ज़्यादा है तो वो उसी फसल को लगाते हैं। तीसरा है कैपेसिटी ऑफ फार्मर टू इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल। तो आप जानते हैं कि छोटे किसान जो हैं वो इतना ही लगाते हैं कि अपना भोजन की प्राप्ति हो जाए। जो कमज़ोर किसान हैं, ठीक है, जिनके पास आमदनी कम है, वो वही फसल लगाते हैं जिसमें कि कम पैसा लगे, इन्वेस्टमेंट कम हो और खाने का जो है घर के चलाने के लिए, घर में खाने के लिए, ठीक है, अपने परिवार के खाने के लिए अनाज उत्पन्न हो सके। लेकिन जिनके पास ज़्यादा पूंजी है, ठीक है, जो बड़े किसान हैं, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, प्रदेश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या क्षेत्र दर क्षेत्र
फसल की भिन्नता क्यों है? तो सबसे पहला कारण जलवायु और मिट्टी में भिन्नता है। दूसरा है मांग, बाजार में मांग जो है। इसके अलावा तीसरा है आपका किसान की निवेश करने की क्षमता और तकनीकी इनपुट, और चौथा था ऑल ऑफ एबव। तो सभी, इसका सही आंसर सभी होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट environment of the following primitive societies which pair is not correctly matched। आदिम मानव समाज सीधे अपने तात्कालिक वातावरण पर निर्भर थे। निम्नलिखित आदिम समाजों में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं करता? तो आप याद रखिएगा, जो आदिम समाज है, अभी भी जो अफ्रीका में बहुत सारी जनजातियां रह रही है, वो क्या करती है? तो फूड एवं गैदरिंग का कार्य करती है। यानी जो है प्रकृति में जो भी प्राप्त उनको होता है, प्रकृति में जो भी संसाधन उसको वो डायरेक्ट उपयोग करते हैं। तो उसी से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। प्रिमिटिव ट्राइब से सवाल पूछा जा रहा है कि आदिम जो मानव है वो समाज, आदि मानव समाज जो है सीधे तौर पर अपने वातावरण पर निर्भर करते थे, और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे बता दीजिए मोटा मोटी तौर पर, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में, कि कौन सा क्षेत्र में कौन से लोग निवास करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका एस्किमोज, आर्कटिक रीजन, इग्लू एंड हार्पून। इनका क्या है? तो इनका हथियार है। इग्लू रहने का घर है, इग्लू बोलते हैं जो आर्कटिक क्षेत्र में एस्किमो जो अपना घर बनाते हैं, अंडाकार नुमा घर बनाते हैं, उसको इग्लू बोला जाता है। हार्पून उनके जानवरों को मारने के लिए जो भाला का उपयोग करते हैं उसी को हार्पून बोलते हैं। तो हार्पून उनका हथियार है। दूसरा है सैन सहारा डेजर्ट। ठीक है, सैन सहारा डेजर्ट, सैन जो है सहारा डेजर्ट में रहते हैं, सैन भी आदिम जनजाति हैं। इसके अलावा पिग्मीज कांगो और जायरे बेसिन, पिग्मी कांगो या जायरे बेसिन में, बुशमैन कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सही आंसर है सैन। ठीक है, सही आंसर है सैन, बी। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एस्किमो जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा उनके घर को इग्लू कहा जाता है, उनका जो हथियार है उसको हार्पून बोलते हैं। पिग्मीज जो है कांगो बेसिन में रहते हैं। ठीक है, कांगो का ही नाम जायरे बेसिन है, याद रखिएगा कांगो का नाम जायरे बेसिन है। और कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, ध्यान रखिएगा, कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो पिग्मीज जो है कांगो के क्षेत्र में रहता है। इसके अलावा बुशमैन जो है कालाहारी डेजर्ट में रहता है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट याद रखिएगा। तो ये इसमें सही आंसर होगा बी। ये जो है मैच नहीं करता है, बाकी सब मैच करता है। डायरेक्ट भी आपसे सवाल यहाँ से 3 सवाल बन सकता है कि एस्किमो कहाँ पे निवास करते हैं? तो आर्कटिक क्षेत्र, उसके घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा कि कांगो जो है पिग्मी जो है किस क्षेत्र में निवास करते हैं? पिग्मी जनजाति जो है या पिग्मी नामक आदिम जनजाति जो है अफ्रीका के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो कांगो या जायरे, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है बुशमैन नामक जनजातियां जो है कहाँ निवास करती है? तो ये याद रखिएगा कालाहारी डेजर्ट में निवास करती है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इन इंडिया विच फिजिकल फीचर्स हैज एक्टेड एज ग्रेट बैरियर and provided protection but it's provided routes to the migrants and invaders। मतलब भारत में किस भौतिक विशेषता ने महान अवरोधक के रूप में कार्य किया है और सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन इसने प्रवासियों और आक्रमणकारियों को मार्ग प्रदान किया है? तो आपको बताना है कि भारत की कौन सी ऐसी भौतिक विशेषता है जो भारत में अवरोधक का कार्य किया है, भारत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, लेकिन आक्रांताओं के लिए मार्ग भी प्रस्तुत किया है। जो विदेशी आक्रमणकारी आए हैं इन्हीं के द्वारा आए हैं, इन्हीं के मार्ग से भारत में आए हैं, ये बताना है। आपके पास विकल्प है थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान, द हिमालयाज, हिमालयाज, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स, महान भारतीय मैदान, और द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो आपको बताना है कि कौन सी
भौतिक विशेषता है जो अवरोधक के रूप में कार्य किया है, ठीक है, अवरोधक के रूप में कार्य किया है और सुरक्षा प्रदान किया है भारत को, परंतु आक्रांताओं के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया है। तो सही आंसर होगा हिमालय। सही है हिमालय। युगों युगों से अपने पथ पर देखो कैसा खड़ा हिमालय, कैसा देखो अड़ा हिमालय, ठीक है। हिमालय जो है अवरोधक का कार्य भी किया है, ठीक है, याद रखिएगा, सुरक्षा भी प्रदान किया है और ये जलवायु विभाजक का भी काम करता है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। यदि हिमालय नहीं रहता भारत के उत्तरी भाग में, यदि हिमालय नहीं रहता तो साइबेरिया से आने वाली जो ब्लिजार्ड है वो भारत को भी प्रभावित करती, लेकिन इसी के कारण जो है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु अनुभव किया जाता है। बाकी इसके उत्तरी भाग में जो है शीत जलवायु का अनुभव किया जाता है। तो याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे विभिन्न पर्वतों के बीच में जो रास्ता होता है, ठीक है, विभिन्न पर्वतों के बीच में जो रास्ता होता है उसको पास बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है, और इन्हीं दर्रा के माध्यम से भारत में आक्रांतकर्ता जो है, आक्रमणकारी जो है भारत में प्रवेश किए हैं। तो सही आंसर क्या होगा? हिमालय होगा। हिमालय अवरोधक के रूप में कार्य किया है, इसके अलावा सुरक्षा भी प्रदान किया है, लेकिन आक्रमणकारियों के लिए, आक्रांताओं के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए अगला सवाल, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, आसान और कठिन दोनों बोल सकते हैं, है ना, आसान और कठिन दोनों बोल सकते हैं। कई लोगों के द्वारा ये सवाल तो एकदम गलत कर दिया जाता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? स्फेरॉइड, सर्कुलर, जियोइड्स और ट्रायंगुलर। तो सही आंसर याद रखिएगा जियोइड्स होगा। 6 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़िएगा, जियोइड्स आपका बताया गया है, ठीक है। 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपको ग्लोब्स एंड मैप्स भी पढ़ना है, ठीक है, ग्लोब्स एंड मैप्स पढ़ना है, ठीक है, ग्लोब और मानचित्र भी पढ़ना है। ग्लोब क्या है? ग्लोब बताइएगा आप लोग। ग्लोब तो पृथ्वी का समरूप है, पृथ्वी का समरूप है या पृथ्वी का नमूना है। समरूप मतलब सेम सेम, जुड़वा, ये याद रखिएगा, सेम सेम। किसी को देखते हैं ना कि 2 बच्चा पैदा लिया और सेम सेम दिखता है तो बोलते हैं कि ये जुड़वा भाई है। उसी प्रकार से ग्लोब इसका समरूप है, ठीक है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। ग्लोब जो है ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है और पृथ्वी का जो आकार है वास्तविक आकार जियोइड माना जाता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि तो जब ग्लोब है, ग्लोब तो मानचित्र यूज क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा ग्लोब पर महाद्वीप और महासागर, ठीक है, महाद्वीप और महासागर की जो आकृति है और उसकी दिशा है और उसका जो स्वरूप है, आकार है, ये सही पूर्वक दिखाया जा सकता है, लेकिन विस्तृत अध्ययन ग्लोब पर नहीं किया जा सकता। इसीलिए विस्तृत अध्ययन के लिए महाद्वीपों एवं महासागरों का विस्तृत वर्णन के लिए, विस्तृत अध्ययन के लिए हम लोग मानचित्र का सहारा लेते हैं। आगे यदि हम आपको ग्लोब और मैप्स का सेशन कराएंगे, यदि उसका क्लास कराएंगे तो आपको उसमें सारा कुछ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। और यदि आप लोग को चाहिए कि हाँ ये जो बता रहे हैं इसका कुछ सेशन भी चाहिए हम लोग को, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग के लिए के द्वारा बोला जाएगा कि इस सेशन में हमको इस टॉपिक में दिक्कत है, उसका सेशन हम लेके चले आएंगे, ठीक है। तुरंत प्रभाव से हम उसको लेकर आ जाएंगे। आप बताइए कि आपका कौन सा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा समस्या है, तो जिस टॉपिक में ज़्यादा समस्या होगा उसका हम एक्सप्लेनेशन भी करा देंगे, पूरा क्लासेस हम करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। भूगोल वेताओं का मूल उपकरण क्या है? व्हाट इज द बेसिक टूल्स ऑफ ज्योग्राफर। आपको बताना है कि भूगोल वेता का मुख्य टूल क्या है। आपके पास विकल्प है मानचित्र, ग्लोब, चार्ट और कंप्यूटर। तो बताइए भूगोल वेता का जो है मूल उपकरण क्या है? तो सही आंसर होगा मानचित्र। मानचित्र जो है भूगोल वेता का मूल उपकरण है। अब देखिए मानचित्र क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। मानचित्र मानचित्र जो है संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है। मानचित्र, इसका सही आंसर यही है, मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी
पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का, उसके किसी एक भाग का विभिन्न बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से, विभिन्न बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से मापनी के अनुसार समतल सतह या कागज पर चित्रण है। ठीक है, तो मानचित्र क्या है? मैप्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल अर्थ और एनी पार्ट ऑफ अर्थ with the helps of various points and various lines according to scale on flat surface। तो याद रखिएगा, विभिन्न संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का विभिन्न रेखाओं एवं बिंदुओं की सहायता से मापनी के अनुसार समतल सतह पर चित्रण है। तो मानचित्र का डेफिनेशन, और मानचित्र जो है भूगोल वेताओं का मूल टूल है, मूल उपकरण माना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मानचित्र। और मानचित्र का डेफिनेशन भी हम आपको बता दिए। बाकी आप मानचित्र का डेफिनेशन क्या जानते हैं उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, यदि इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं पीडीएफ चाहिए। और ठीक है, इसके अलावे ये पीडीएफ हम आपको डाल देंगे कहाँ पे? गंगोत्री जीएस एकेडमी ऐप है। ठीक है, गंगोत्री जीएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा गंगोत्री जीएस एकेडमी। ठीक है, वहाँ पे ऐप डाउनलोड करिएगा, उसी का जो फ्री मटेरियल वाला सेक्शन होगा उसमें हम इसको डाल देंगे। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से गंगोत्री जीएस एकेडमी ऐप, वहां पे हम ये पीडीएफ पूरा डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैप्स ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड। ठीक है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड, आपको बताना है नाटमो, है ना, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है नाटमो। ठीक है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थिति कहाँ पे, वह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली और कोलकाता। तो नाटमो जो है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, नाटमो जो है वो कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? कोलकाता है। चलिए आज का अंतिम सवाल 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम सवाल, और सेशन को समाप्त करते हैं। देखिए, इन विच टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड is also used for growing food and fodder crops and raising animals। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग खाद्य और चारा फसलों को उगाने और पशुओं को पालने के लिए भी किया जाता है? तो कृषि पद्धति से सवाल पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सी कृषि पद्धति है, कौन सा कृषि का प्रकार है जिसमें भूमि का उपयोग खाने के लिए और चारागाह के लिए किया जाता है, चारा फसलों के लिए किया जाता है। ठीक है, और पशुओं को पालने के लिए भी किया जाता है। आपके पास विकल्प है सब्सिडेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, गहन कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिश्रित कृषि, और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मिश्रित कृषि। याद रखिएगा, ठीक है, खेती के साथ साथ जिसमें पशुपालन ऐड होगा, खेती प्लस पशुपालन, वो हो जाएगा आपका मिश्रित। ठीक है, खेती के साथ साथ यदि पशुपालन आ गया तो उस कृषि पद्धति को क्या कहते हैं? उस कृषि पद्धति को मिश्रित कृषि कहा जाता है।
बाकी जीवन निर्वाह कृषि आप जान ही रहे हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इंटेंसिव कृषि बृहद क्षेत्र पर किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा पैदावार पैदा करने के लिए। इसके अलावा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि जान रहे हैं, मुद्रा की प्राप्ति के लिए की जाती है। चाय कॉफ़ी का, ठीक है, चाय कॉफ़ी गन्ना है ना, कपास, ये सभी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। और आप लोगों से यही गुजारिश है, यदि इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और आपको ये सेशन कैसा लगता है कमेंट अवश्य करें। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप गंगोत्री GS एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को।